Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. My name is Himal Sharma. I am your science and English educator. इंग्लिश तो मैं आपको इस चैनल पे पढ़ाता ही हूँ और अब मैं आपको साइंस भी इस चैनल पे पढ़ा रहा हूँ। और उसके साथ साथ अगर आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो मेरी अनअकैडमी पे डेली लाइव क्लासेस होती हैं। मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हो। तो बच्चों, इस सेशन के साथ मैं आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रहा हूँ और आज इसका सेशन नंबर 1 है। और आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस पे हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो मैं आपको बता दूं बच्चे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका 50% वेटेज रहेगा साइंस के पेपर का वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का रहेगा। सो मैं आपको इसी तरीके से हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करवा दूंगा, क्लास में प्रैक्टिस करवा दूंगा। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना और आराम से आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी मेरे साथ कर सकते हो क्योंकि 50% वेटेज ये क्वेश्चंस रख रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आपको बता दूं बच्चे कि आपको ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, इन क्वेश्चन से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई होता है बट अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं चैप्टर के तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो। तो हर तरह के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। ओवरऑल 20 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। अगर आपने 20 क्वेश्चंस कर लिए, सारे डिफरेंट जोन्स के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग कैटेगरीज और टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। इफ़ यू प्रैक्टिस दीज 20 क्वेश्चंस तो आपको बिल्कुल अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन से पूछे जा सकते हैं। तो वेलकम टू द सेशन बच्चे। और अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द सेशन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा बच्चे इंपॉर्टेंट सेशन है और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप अपना नोटबुक और पेन साथ में रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज आप बाद में नोट कर लेना और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। चलिए सो स्टार्ट करते हैं विद योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन के साथ बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं अपना पेन ओपन कर लेता हूँ। डन। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है। अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, जल्दबाजी मत करना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। A piece of magnesium ribbon is added to flask containing dilute hydrochloric acid। तो सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम रिबन को एक ऐसे फ्लास्क में ऐड कर दिया गया है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो रिएक्शन क्या बनेगी पहले ही लिख लेते हैं, MgCl2 + H2। वेरी बेसिक रिएक्शन ऑफ साइंस। हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म विच इज कलेक्टेड इन द मेजरिंग सिलेंडर। तो ये बिल्कुल सही बात उन्होंने बोली है कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है जो इस मेजरिंग सिलेंडर में कलेक्ट हो रही है ना। इत्मीनान के साथ क्वेश्चन पढ़ना, आराम से आप इसको क्रैक करेंगे। द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्ड विद टाइम इज प्लॉटेड ऑन ग्राफ, है ना। अब देखो ये वॉल्यूम है हाइड्रोजन का जो फॉर्म हो रही है और ये टाइम दिया है ग्राफ का मिनट्स में कि 1 मिनट के बाद कितनी हाइड्रोजन फॉर्म हो रही है, 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद। तो ये आपको ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है। द लाइन ऑन द ग्राफ इंडिकेट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द फ्लास्क। और ये जो लाइन है ग्राफ की ये बता रही है कितनी ज़्यादा रेट से केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब आप सोचो केमिकल रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। सिंपल सी बात है, अगर रिएक्शन ज़्यादा रेट से हो रही है तो प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे हैं, हाइड्रोजन गैस ज़्यादा रिलीज हो रही है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, एट व्हाट टाइम इज द रिएक्शन रेट फास्टेस्ट इन द फ्लास्क। सबसे ज्यादा रिएक्शन रेट फास्टेस्ट कब होगा? तो अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखो तो यहां पर आप देखो जो ग्राफ है उसकी स्लोप कितनी ज्यादा है और इस पॉइंट के बाद धीरे 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 आपका ग्राफ कर्व होके बेंड होके ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो रहा है ना। आप देख रहे हो ना कि अगर मैं 4 मिनट के बारे में बात करूं तो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम सेम ही है, मतलब 4 मिनट के बाद तो रिएक्शन ऑलमोस्ट रुक गई है। यहां पर अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा वॉल्यूम 1 मिनट पर है। देखो ये जो ग्राफ है ये एकदम स्टीप ग्राफ है, इसके बाद हल्का सा कर्व्ड हो गया। अगर आप देखोगे 1 मिनट पे कितना वॉल्यूम आ रहा है, अराउंड 15 ml। अगर मैं 1 मिनट से 2 मिनट के बीच में जाता हूं तो 15 से 25 सिर्फ 10 ml वॉल्यूम आ रहा है। अगर 2 मिनट से मैं 3 मिनट के बीच में जाता हूं अगेन सिर्फ 10 ml वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ध्यान से देखो, पहले 1 मिनट में 15 सेंटीमीटर क्यूब आपकी हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई, अगले 1 मिनट में
10 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई, अगले 1 मिनट में 10 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई, मतलब कम होती जा रही है और उसके बाद ऑलमोस्ट आपका जो है जो आपका वॉल्यूम है हाइड्रोजन गैस फॉर्म होने का वो रुक जाएगा, क्योंकि ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस आपकी पहले 1 मिनट में ही फॉर्म हुई है, और जो वो स्टीप है ग्राफ की उसी से आपको ये क्लियरली समझ आ रहा है। तो आंसर यहाँ पर 1 मिनट होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बट हमें इस तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होना है, तो इसीलिए हम बच्चे इस तरह के क्वेश्चन जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। मीथेन गैस रिलीज्ड फ्रॉम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल। ये आप सबको पता है, मीथेन गैस बायोगैस में इस्तेमाल होती है, बायोगैस प्लांट में इस्तेमाल होती है, एक फ्यूल की तरह यूज होती है। विच केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द कंबशन ऑफ मीथेन टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। सबसे पहले देखो, ये वाली रिएक्शन आपके फर्स्ट चैप्टर में है, इसलिए इस चैप्टर का मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले आपको देखना है जो मीथेन गैस है उसका फॉर्मूला क्या है। तो आपको मीथेन का फॉर्मूला बता देता हूं, दैट इज CH4। दूसरी बात, अगर किसी भी चीज का कंबशन होता है, हमेशा याद रखो किसी भी चीज को जलाया जाता है तो उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है। तो अब आप सीधे से देख लो, CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2, और कंबशन रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होती है। तो बी आपका क्लियर कट करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। Which of these is an example of decomposition reaction? सबसे पहले रिवाइज करते हैं, decomposition reaction कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट मल्टीपल रिएक्टेंट्स में टूटता है, दैट इज decomposition reaction, ठीक है। अगर मैं मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स की बात करूं तो बहुत लोगों को लगेगा कि भाई ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, बट गलत भाई, ये पहली बात है रिएक्शन ही नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन है ही नहीं, ये तो फिजिकल चेंज है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ ओल्ड ब्रिजेस, जो आपकी रस्टिंग वाली रिएक्शन होती है वो कभी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। वो तो एक करोजन की रिएक्शन है, उसमें तो 2 आपके रिएक्टेंट्स बन रहे हैं, जबकि आपको ये पता है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट टूटता है सिंपलर प्रोडक्ट्स में। सॉरी मैंने पहले उल्टा बोल दिया था, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूटता है। देन रॉटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, और ये एनसीईआरटी में लिखा है। अगर आप एनसीईआरटी आपका बुक खोलेंगे और पेज नंबर 7 पे जाएंगे, लास्ट में ही ये पैराग्राफ में ये चीज़ लिखी है कि जो डीकम्पोजिशन होती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, वो एक डीकम्पोजिशन एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय ओशंस, बिल्कुल भी नहीं, एब्जॉर्प्शन किसी चीज़ की कभी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द एंडोथर्मिक रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको ढूंढनी है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है जहां पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब है, जहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो आप खुद से देखो बच्चा, पहला रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का है, सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो ये तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सेकेंड में NO2 CO3 प्लस HCl गिव NaCl CO2 प्लस H2, दिस इज नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, बल्कि इसमें तो हीट रिलीज होगी, बिल्कुल भी एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। देन अगर हम बात करें, ये लिखी है रेस्पिरेशन, है ना, रेस्पिरेशन इज नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन में तो एनर्जी रिलीज होती है, तो रेस्पिरेशन इज डेफिनेटली एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये भी गलत हो गया। बट अगर हम एस की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट ऑब्वियसली एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट देते हैं तभी वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, तो पी और एस इसका आंसर आ गया, तो ओनली पी एंड एस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया है, ठीक है। आधे बच्चों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही समझ नहीं आता तो करोगे कैसे, तो इसीलिए क्योंकि आप हड़बड़ाहट में पढ़ते हो, आप पैनिक हो जाते हो, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे अपने आप समझ आ जाएगा। द फॉलोइंग रिएक्शन एट कैरिड आउट इन ओपन वेसल्स। अच्छा याद रखना, रिएक्शन ओपन वेसल में की गई है, वेसल ढका हुआ नहीं है। कहने का मतलब कोई भी गैस फॉर्म होगी वो वेसल में नहीं रहेगी, वो उड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना, ओपन वेसल का यही मतलब होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो गैशियस फॉर्म में है वो एनवायरनमेंट में एस्केप कर जाएंगे। कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कॉपर ऑक्साइड बनाया। जिंक ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, जिंक सल्फेट और कॉपर बनाया। फेरस सल्फेट को हीट किया तो फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस बनी, ठीक है। तो ये हमारी 3 रिएक्शंस लिखी हैं।
Which of the following correctly represent if weight of the reaction vessel contents increases, decreases or remains the same after the reaction as compared before the reaction? मतलब आपने ओपन वेसल में रिएक्टेंट्स डाले, ये तीनों रिएक्शंस करी, रिएक्शंस करने के बाद उस ओपन वेसल का वेट क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा, तो ये आपको पता लगाना है। चलो जी, आपने स्टार्टिंग में सिर्फ कॉपर डाला होगा इस रिएक्शन में, रिएक्शन के बाद कॉपर ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी इंक्लूड हो गए, तो ऑब्वियसली जो हमारा वेसल है उसका वेट यहाँ पे बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस। यहाँ पे बात करते हैं, जिंक ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, जिंक ने बस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर अलग से फॉर्म हो गया, तो यहाँ पर जो है वेट हमारा सेम रहेगा, बस अदला बदली हुई है, आयंस की अदला बदली हुई है, नथिंग एल्स, सो दिस इज रिमेन सेम। यहां पर देखिए हमने फेरस सल्फेट लिया था ओपन वेसल में, पर वो ओपन वेसल है तो सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड तो उड़ गई, सिर्फ आपका ये फेरिक ऑक्साइड रह गया पीछे। तो आप खुद से सोचो, अगर आपने FeSO4 लिया था, FeSO4 का मास इन तीनों के बराबर है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बट SO2 और SO3 तो उड़ गई, तो वो तो बची नहीं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर सिर्फ यही बचा Fe2O3, तो यहाँ पे इसका वेट डिक्रीज होगा। तो अब ऑप्शन देख लो, इंक्रीजेस, रिमेन सेम, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन सेम, डिक्रीजेस, डी इज द आंसर। ठीक है, तो बच्चे इस तरीके से करने हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। असर्शन रीजन, काफी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन असर्शन रीजन के फॉर्म में पूछे जाते हैं। अब देखो, इनको बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे। अ वाइट वॉश्ड वॉल डेवलप्स अ कोटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर अ फ्यू डेज। बिल्कुल सही बात है, क्यों? क्योंकि एक बार हम रिएक्शन लिख देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, जो हम दीवारों पे लगाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना लेता है, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से दीवारों पे फिनिश आती है। दिस इज ट्रू। कैल्शियम ऑक्साइड ऑन द वॉल्स रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। अब आप खुद से देखो, दिस इज द फायदा, दिस इज द एडवांटेज ऑफ राइटिंग द रिएक्शन। मैंने अभी रीजन नहीं पढ़ा था, मैंने असर्शन पढ़ते ही रिएक्शन लिख ली, तो रिएक्शन लिखने का कितना फायदा है। हमने अभी रिएक्शन लिखा, तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ गया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है, यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड लिखा है, हमें यहीं पे गलती पता चल जाएगी। तो यही फायदा है लिख लिख के पढ़ने का, लिख लिख के क्वेश्चंस करने का, क्योंकि हमारे सही करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। नेक्स्ट, Which of the following is an example of simple displacement? है ना, simple displacement का आपको रिएक्शन देखना है। Electrolysis of water, no, it is a decomposition reaction। ये कौन सी रिएक्शन थी? Decomposition। Burning of methane, बिल्कुल नहीं बच्चे, combustion। Reaction of metal with an acid, yes, this is a displacement reaction, है ना। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। अगर मोर रिएक्टिव मेटल है हाइड्रोजन से, उसको डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। रिएक्शन ऑफ टू सॉल्ट सॉल्यूशंस टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, दिस इज नॉट सिंपल डिस्प्लेसमेंट, इज डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट नहीं है बच्चे, डबल डिस्प्लेसमेंट हो, तो क्लियर कट आंसर है 3। इसका एग्जांपल भी दे देता हूं। जब जिंक रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो जिंक क्या करता है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, तो सीधी सी बात है, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Which of the following is a necessary condition for all chemical reactions? इसमें से कौन सा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है सारी केमिकल रिएक्शंस का? The reactant should be in the same state। गलत बात, जरूरी नहीं है कि सारे रिएक्टेंट से लिक्विड होंगे, सारे रिएक्टेंट ही सॉलिड्स होंगे। सॉरी। एनर्जी शुड बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट्स, ये भी गलत बात है बच्चे। कितनी बार हम एनर्जी नहीं देते हैं, बल्कि रिएक्शन के बाद एनर्जी निकलती है, जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्टेंट शुड बी एट द सेम टेम्परेचर, जरूरी नहीं है। अगर आप सपोज दो लिक्विड्स को मिलाकर रिएक्शन करो, हो सकता है एक लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा हो, एक लिक्विड का टेम्परेचर कम हो। देयर शुड बी फिजिकल कॉन्टैक्ट विद बिटवीन द रिएक्टेंट्स, यस। ऐसे हवा में रिएक्शंस नहीं होंगी कि आपने एक रिएक्शन उस बीकर में रखी है, दूसरा एक रिएक्टेंट उस बीकर में रखा है, दूसरा रिएक्टेंट पता नहीं कहाँ बढ़ा और हम सोच रहे रिएक्शन हो जाए। अपने आप कैसे रिएक्शन होगी? तो कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा तभी तो रिएक्शन होगी, तो डी इज द आंसर। चलो, given below is the balanced chemical equation for decomposition of
लेड नाइट्रेट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डज द कोफिशिएंट ऑफ PbO एंड NO2 इन द इक्वेशन 2 and 4 रिस्पेक्टिवली टेल अस। अच्छा, अब ये PbO के पीछे 2 लगा हुआ है, NO2 के पीछे 2 लगा हुआ है, ये क्या बता रहा है इस रिएक्शन के बारे में, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड ऑफ द टू सब्सटेंसेस, यही सही आंसर है। बेसिकली देखो, असली में तो ना एक ही रिएक्टेंट रिएक्ट करता है या दो ही असली में तो ना एक ही मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है या दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, है ना। अगर मॉलिक्यूल्स लिखा होता है यहाँ पर तो वो भी करेक्ट आंसर हो सकता था कि हमने रिएक्शन के हिसाब से बोला, बट जनरली आपको पता है खूब सारा जो है सब्सटेंस लिया जाता है। तो हमेशा जो आपने 9th में मोल कंसेप्ट पढ़ा था, याद रखना वो इसी वजह से पढ़ा था, क्योंकि जो ये आप रिएक्शंस करते हो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, है ना। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन टू सब्सटेंसेस बिल्कुल भी नहीं, मास भी नहीं, डेंसिटी भी नहीं, सो दीज आर मोल्स। हमेशा याद रखना ये जो आपके हैं ये मोल्स हैं, या अगर आप एक मॉलिक्यूल के हिसाब से बात करो, मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करो तो आप मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, द डायग्राम शोज द गिवन सेटअप इन विच इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस आपने पढ़ा हुआ है अपने केमिकल इक्वेशन रिएक्शन में। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो आप सबको पता है जब इलेक्ट्रिसिटी देकर वाटर को तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, क्या कहेंगे इसको, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। एक्सप्लेन व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा अच्छा वर्ड आप यहाँ पे बोल सकते हो, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। The test tube contains hydrogen is removed carefully from the substance. A lit matchstick is brought near the mouth of the test tube. This gas burns with an explosive pop sound. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। पर यहाँ पे इन्होंने कुछ क्वेश्चन फॉर्म ही नहीं किया, आंसर गलती से पहले लिख दिया, तो आप सबको पता है हाइड्रोजन गैस है। अच्छा, इसका क्वेश्चन वैसे नीचे है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इंडिकेट वेदर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज। देखो एनर्जी तो एब्जॉर्ब्ड है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है। अब इसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखने तो हम लिख लेते हैं, H2O टूट गया H2 में और O2 में। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही एटम है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन के भी 2 मतलब H2 के भी 2 हो गए मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। The following chemical equation does not represent a chemical reaction that takes place. अच्छा जी, अब यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। State what need to be changed in the equation for it to represent the correct reaction between Fe and H2. अब इसमें यहाँ पर क्या चेंज करना पड़ेगा अगर आपको करेक्ट रिएक्शन लिखनी है? तो यहाँ पर देखो 2 गलतियाँ हैं, ठीक है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे 2 गलतियां हैं, याद रखना। अगर आपने रिएक्शन ध्यान से पढ़ी है तो आयरन कभी भी लिक्विड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, हमेशा स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो आयरन विल रिएक्ट विद स्टीम, तो यहाँ पर लिक्विड की जगह गैस आएगा। दूसरा, यहाँ पे प्रोडक्ट ही इनकम्प्लीट नहीं है, साथ में आपका H2 गैस भी रिलीज होगी, बट वो तो यहाँ पर लिखी ही नहीं है, तो प्रोडक्ट इज ऑल्सो इनकम्प्लीट। तो ये दोनों आपको कमियां ढूंढनी थी। तो देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो अगर आपने रिएक्शंस ध्यान से पढ़ी। चलिए जी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होती है और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, तृप्ति मिक्स एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड कॉपर क्लोराइड। बताने क्या यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, एक बार प्रोडक्ट्स फॉर्म करके देख लेते हैं। यहाँ पे बनेगा, अच्छा सोडियम क्लोराइड था, सॉरी कॉपर क्लोराइड था, CuCl2। तो यहाँ पे बनेगा बच्चे NaCl प्लस यहाँ पे बनेगा कॉपर सल्फेट। और आपको पता है ना ही कॉपर सल्फेट एक प्रेसिपिटेट है, ना ही सोडियम क्लोराइड एक प्रेसिपिटेट है, तो जैसे ही आयंस एक्सचेंज होंगे वापस से रिएक्टेंट फॉर्म में आ जाएंगे, मतलब कोई रिएक्शन होगी नहीं। याद रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के लिए प्रेसिपिटेट फॉर्म होना जरूरी है। प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो एक प्रेसिपिटेट बन जाता है, बाकी 2 आयंस के पास कोई चांस नहीं रहता, वो आपस में जो है एक सोल्यूशन बना लेते हैं। पर जब प्रेसिपिटेट ही फॉर्म नहीं होगा तो आयंस एक्सचेंज क्यों होंगे?
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए होती थी क्योंकि उसमें से एक प्रेसिपिटेट बन जाता था। तो याद रखना, अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हो रहा है, सोडियम क्लोराइड इज नॉट अ प्रेसिपिटेट, कॉपर सल्फेट इज नॉट अ प्रेसिपिटेट, ये तो सोल्यूशंस है। सो यहाँ पे लिखे विल दिस लीड टू अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, और इसका आंसर यही है कि यहाँ पे कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है। नेक्स्ट, Tina finds a paper covered with a white substance in a chemistry lab. She keeps the paper near the window of the lab and comes back to pick it up after 5 hours to take it home. She noticed that the first substance had turned grey. What could be the most likely substance of the paper that Tina found? सिंपल सी बात है बच्चे, सिल्वर है ना। आपको पता है जब आप सिल्वर को रखते हैं कहाँ पर, धूप में, तो वो टर्न हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड, सॉरी सिल्वर क्लोराइड है ना, या सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड भी हो सकता है, सिल्वर ब्रोमाइड भी हो सकता है, ठीक है। द सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम व्हाइट टू ग्रे, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो AgCl के लिए लिख देते हैं, सनलाइट में रखा, सिल्वर फॉर्म हो गया, क्लोरीन गैस इवॉल्व हो गई। स्टेट वन एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस सीन इन डेली लाइफ। NCERT में लिखा है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड यूज होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। दे आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। असर्शन रीजन, अ केमिकल रिएक्शन बिकम्स फास्टर एट हायर टेम्परेचर। बिल्कुल सही। आप खुद से सोचो, जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को हीट करोगे उतना ज़्यादा ही अच्छे से रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि हायर टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स की मोशन बढ़ जाती है। बिल्कुल सही, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। रीज़न बिल्कुल सही लिखा है। जल्दी जल्दी मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, जल्दी जल्दी रिएक्शन होगी, तो जल्दी जल्दी मॉलिक्यूल्स को मूव कराने के लिए उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा। Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. चलिए जी, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्व व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर। पहले ही मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके, देखो पहले रिएक्शन लिखने का बहुत ज़्यादा फायदा होता है, प्लस हीट इवॉल्व होगी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन। देखो इनकरेक्ट ढूंढना है, ध्यान से तभी क्वेश्चन पढ़ना, कहीं करेक्ट को टिक कर दो। इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, गलत, हीट रिलीज हो रही है तो एंडोथर्मिक तो नहीं है। स्लेक्ट लाइम इज प्रोड्यूस, यस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्लेक्ट लाइम। क्विक लाइम इज प्रोड्यूस, गलत, क्विक लाइम तो रिएक्टेंट में है, प्रोड्यूस कैसे हो गया? इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, करेक्ट। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, करेक्ट। तो 1 और 3 आपका गलत है, तो ऑप्शन देख लो, डी ऑप्शन, ठीक है। आप करेक्ट वाले को टिक मत करके आ जाना, 1 और 3 इज रॉन्ग। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, चेंजिंग ऑफ कलर ऑफ कॉपर फ्रॉम रेडिश टू ब्राउन इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। देखो क्या होता है, जब आप कॉपर को O2 के साथ रिएक्ट करते हो, बर्न करते हो, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन टू ब्लैक, सॉरी। तो आपका कॉपर जो है वो रेडिश ब्राउन होता है और कॉपर ऑक्साइड ब्लैक होता है, बट ये रिडक्शन तो ना, मैं मानता हूँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, बट अगर आप यहाँ पे देखो कॉपर तो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, बट कॉपर का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, उसका तो रिडक्शन नहीं हो रहा ना, तो दिस इज रॉन्ग। हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, अगेन बच्चों देखो केमिकल रिएक्शन लिखने का फायदा, हमेशा पहले केमिकल रिएक्शन लिखो। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन कहां से रिमूव होगा? तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट, ठीक है। चलो, इन द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद आयरन गिव्स कॉपर प्लस फेरस सल्फेट। Which option in the given table correctly represents the substance oxidized and reducing agent? तो देखो जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है। आयरन पहले अकेला था, अब आयरन सल्फेट बन गया। और याद रखना, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस हमेशा रिएक्टेंट साइड होता है। तो आयरन ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है। और अगर आपने मेरे अनअकैडमी के लेक्चर्स लगाए हैं या आपने स्कूल में कहीं पे पढ़ा है, आपको पता है जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हमेशा याद रखना, रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस है जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके बच्चों,
तो अब मैं आपको देने वाला हूँ कुछ होमवर्क क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, बट दीज आर योर होमवर्क क्वेश्चंस, और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। अगेन दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, ऑप्शंस वही रहेंगे। इसका आंसर भी आपको मुझे बताना है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ऑप्शंस पिछले वाले असर्शन रीजन वाले ही रहेंगे। तो ये 2 होमवर्क क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। मैं देखता हूं आप कैसे इन क्वेश्चंस को डील करोगे, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन से टाइप की रिएक्शन हो रही है। तो ध्यान से देखो, हीट कर रहे हैं हम मर्क्यूरी ऑक्साइड को, और ये मर्क्यूरी ऑक्सीजन में ब्रेक हो रही है। मतलब एक रिएक्टेंट को हीट किया, वो 2 प्रोडक्ट में ब्रेक हो गया। तो आप सबको पता है दिस इज थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। बट क्वेश्चन नंबर 18 और 19 के आंसर मुझे आपसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर चाहिए, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके के अगर आपको और सेशंस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैं हर चैप्टर के ऐसे 20 क्वेश्चंस करवा के, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस करा के आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूरे क्लियर कर दूंगा, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करो। और बच्चों, मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना, वहाँ पर आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो। टेलीग्राम पर मेरा शेड्यूल और मेरी वर्कशीट्स आपको मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करो। और अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कैसा लगा सेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय एवरीवन।